हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब आज है हमारा अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट। तो इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे 25 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। तो सबसे पहले हमारा 25 क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कैश फ्लो सिस्टम जो है वो इज़ अ टेक्निक है किसका? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू, पार्शली फॉल्स। तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकेंड, तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। इसका कहते हैं विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। तो इन चार ऑप्शंस में से ऑनर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर, इनमें से कौन सा इंटरनल यूज़र नहीं है? तो दो टाइप्स के यूज़र होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ऑनर्स हैं, एम्प्लॉयज़ भी है, मैनेजमेंट भी है, पोटेंशियल इन्वेस्टर नहीं है। तो इसका हो जाएगा डी। इसके बाद 27 है, पब्लिक इज़ नॉट अ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। पब्लिक जो है वो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। तो इज़ इट ट्रू, फॉल्स, पार्शली ट्रू या पार्शली फॉल्स? तो ये है हमारा फॉल्स, है ना। उसके बाद है 28 क्वेश्चन, डैश नीड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसीज एट द मैक्रो लेवल एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। तो इसका क्या हो जाएगा? टैक्स अथॉरिटीज़, कॉम्पिटिटर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। तो किसको जो है इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है पॉलिसी फॉर्म करने के लिए एट अ मैक्रो लेवल? हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो मतलब एक बड़े लेवल पे, एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़, ताकि एंड वो सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड कर सके। तो किसको होगा? गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज़। इसका 29 है, इसे वो भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं भी आता है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि टैक्स अथॉरिटीज़ थोड़ी ना हमें सब्सिडीज़ देगी, तो ये नहीं हो सकता। कॉम्पिटिटर्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैनेजमेंट का इससे क्या लेना देना, तो हम इसे एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 29 है, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। इनमें से शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स का एग्जाम्पल कौन सा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नहीं हो सकते, मतलब थोड़ा सा इसको भी हम सोच सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है। अगर हम बैंक से या कहीं से भी किसी से भी ले रहे हैं लोन, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तो हमें चाहिए ना। तो ये तो नहीं हो सकता एग्जाम्पल। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगा सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। उसके बाद है 30, एक सेकेंड। उसके बाद 30, अकाउंटिंग इज अ मीन्स टू डिटरमाइन द करंट वर्थ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। काउंटिंग इज अ मीन्स टू डिटरमाइन करंट। तो मतलब अकाउंटिंग क्या हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो है करंट वर्थ हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की पता कर सके, डिटरमाइन कर सके ऑन द बेसिस ऑफ। और हम ये कैसे पता कर सकते हैं कितनी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है उस बिजनेस की, इससे। तो आप बताइए, तो गिवन स्टेटमेंट हाईलाइट विच ऑफ द रोल। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है, तो बताइए इसमें कौन सा जो है रोल ऑफ अकाउंटिंग है? एज अ लैंग्वेज, तो इससे तो लेना देना ही नहीं है। एज अ करंट इकोनॉमिक पॉलिसी, हाँ, मनी रिलेटेड प्रॉफिट अर्निंग बातें हो रही हैं, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? करंट इकोनॉमिक पॉलिसी हो जाएगा। एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कोई लेना देना नहीं है। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग शुड बी फैक्चुअल एंड रीरेफेबल। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। तो इन्फॉर्मेशन जो भी अकाउंटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। इसमें कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एंड बायस नहीं होना चाहिए, है ना, पक्षपात नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सच दैट यूज़र कैन डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन। और ये किस पे डिपेंड होना चाहिए? कि यूज़र जो भी इस इंफॉर्मेशन को लेना चाहता है वो डिपेंड कर सके इस पे। तो बताइए ये कौन सा एसेंशियल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? तो इसका हो जाएगा रिलायबिलिटी। सेकेंड, इसका हो जाएगा रिलायबिलिटी, है ना। रिलायबिलिटी मीन्स भी तो ये तो है ना, विश्वास कर सकते हैं जिस पे। इसके बाद है हमारा 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड, which of the following describe qualitative characteristics understandability in the best manner। तो कौन सा इसमें जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडरस्टैंडेबिलिटी का? तो पहला है डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस दैट इट वाज डिस्क्राइब टू देम। बी है अकाउंटिंग रिपोर्ट मस्ट बी ऑफ कॉमन पीरियड। सी है इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी। समझने की बात हुई तो डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन दी। तो मतलब कि भाई अंडरस्टैंडेबिलिटी कब होगी?
कब होगी, जब जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उसको इंफॉर्मेशन को उसी तरीके से इंटरप्रेट करें, उसी तरीके से समझें जिस तरीके से वो डिस्क्राइब की गई है। तो इसका हो जाएगा हमारा ए, 32 का ए। उसके बाद है विच ऑफ दी, हाँ, मैच द कॉलम्स। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें मैचिंग करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले जैसे वर्कर्स हैं, तो आप इसमें ना थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। जैसे लास्ट के दो, रेलिवेंसी और कंपेरेबिलिटी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो समझ में आ गया लेकिन इसके ऑप्शन थोड़े से अजीब हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दो को जो आ रहा है वो उसे देख सकते हैं। पहले से वर्कर्स हैं, तो वर्कर्स क्या होंगे हमारे, एक्सटर्नल यूज़र, इंटरनल यूज़र, अवेलेबल इन टाइम, कॉमन पीरियड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये लास्ट के दो ऑप्शन से तो कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नल और इंटरनल में हम समझ सकते हैं कि वर्कर हमारे क्या हैं, इंटरनल हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। ए का 2 कहाँ है, ए का 2 है सी में भी है और डी में भी है। उसके बाद एम्प्लॉय यूनियंस, एम्प्लॉय यूनियंस का क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय यूनियन हो जाएगा एक्सटर्नल या इंटरनल। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल। तो ये तो सी और डी दोनों में है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, रेलिवेंसी और कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी का हम देख सकते हैं कि भाई कंपेयर करना किसी चीज़ को, तो क्या कंपेयर करेंगे आप, अवेलेबल इन टाइम या कॉमन पीरियड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो कोई कॉमन पीरियड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ही तो कंपेयर करेंगे ना। तो डी का 4 किस में है, तो इसका हो जाएगा हमारा सी, है ना। कंपेरेबिलिटी हम किस चीज़ को कंपेयर करेंगे, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी होगी कॉमन पीरियड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसको करेंगे। रेलिवेंसी का हो जाएगा अवेलेबल इन टाइम, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। उसके बाद है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट। तो इसका हमें बताना है इसमें क्या होगा। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ओके, दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट, तो फॉल्स, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसका। इसका हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसके बाद अकाउंट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, इन हाउ मेनी सेगमेंट्स ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। डेबिट क्रेडिट, टू टू अकाउंट्स आर जनरली डिवाइडेड ना। उसके बाद है पिक द ऑड वन आउट। तो इसमें पूछा है कि ओनर्स इक्विटी, ड्राइंग्स, नेटवर्थ, नेट एसेट्स, इसमें से अलग क्या है। तो ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, एसेट, ये सब हमारे कैपिटल का पार्ट है। और ये ड्राइंग्स इसमें से क्या होती है, हमेशा माइनस होती है कैपिटल में से। ड्राइंग्स तो पता ही होगा सबको क्या होता है ना। जो भी हम कैपिटल में से निकाल लेते हैं फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। इसके बाद 36 के बाद है हमारा 37 क्वेश्चन। 37 में क्या बोल रहा है, 37 में द फॉलोइंग क्वेश्चन shows the relationship between assets, liabilities and capital. Which of the following is the correct equation? तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, assets is equal to capital plus liability। तो 37 का हो जाएगा हमारा C। Which of these is not a part of a current liabilities? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करंट लाइबिलिटीज नहीं है। तो बैंक ओडी, बिल्स पेएबल, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स। तो बैंक ओडी भी है, बीपी भी है, इसको बीपी बोलते हैं इन शॉर्ट, बिल्स पेएबल भी है, क्रेडिटर्स भी हैं, डिवेंचर्स नहीं है। डिवेंचर्स फॉर लॉन्ग टर्म बेसिकली। उसके बाद 39, intangible assets are those assets which do not have a physical existence and cannot be seen and felt, therefore intangible assets are not valuable asset. True, false, partially false, can't say। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिनको हम फिजिकली जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गुडविल। तो बताइए, देयरफॉर इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट वैल्यूएबल एसेट, तो वैल्यूएबल नहीं होंगे, नहीं, ये तो फॉल्स है। वैल्यू तो होती है इनकी, गुडविल है ना। तो गुडविल क्या हो जाता है, एक हिंदी में इसको बोलते हैं साख, जो गुडविल कमाता है इंसान, है ना। जैसे कि हल्दीराम है, तो हल्दीराम की अब एक गुडविल है उनकी अपनी, है। मतलब जो भी बड़े बिजनेस हैं जो कुछ टाइम तक करते हैं काम और बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो गुडविल एक होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट। उसका डिटेल में पढ़ेंगे किसी दिन। उसके बाद है हमारा 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नोन एज एक्टिव एसेट। तो एक्टिव एसेट कौन सा है इसमें से, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल, करंट एसेट, बोथ ए एंड बी। तो इसका हो जाएगा हमारा करंट एसेट। करंट एसेट्स को हम बोलते हैं क्या, एक्टिव एसेट्स, है ना, कैश वगैरह ये सब। उसके बाद 41 क्वेश्चन, डैश आर दोज एसेट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज एसेट्स।
तो इसका हो जाएगा हमारा रिलीजेबल एसेट, नॉमिनल एसेट, करंट एसेट या फिर रियल एसेट। तो इसका हो जाता है नॉमिनल एसेट, नॉमिनल एसेट। उसके बाद 42 क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें फिर मैच द फॉलोइंग करना है। ये बढ़िया होते हैं अकाउंट्स में, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो ये फ्री के नंबर हैं इसमें। तो मैच द कॉलम्स में हमें पता है भाई सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसमें से कोई सा भी देख लीजिए जो भी आपको पता चल रहा है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो हम कैपिटल को वो करने के लिए खर्च करते हैं, जैसे कि जिससे हमें जिसका जो बेनिफिट है वो पूरे टाइम पीरियड बहुत ही लॉन्ग टाइम तक हमें मिलता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा बिल्डिंग, इसका हो जाएगा बिल्डिंग। उसके बाद है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू का हो जाता है जिसका जो बेनिफिट है हमें बहुत ही बोल सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमें मिलता है, शॉर्ट पीरियड के लिए हमें मिले, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो जाएगा बेनिफिट रिसीव इन 1 ईयर। उसके बाद है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं जैसे कि हम एडवर्टाइजिंग वगैरह पे जो खर्च करते हैं, है ना, हमने कोई प्रोडक्ट हमने अपना लॉन्च किया मार्केट में, तो उसको लॉन्च करने से पहले हम उसका थोड़ा सा एडवर्टाइज कराएंगे ना, एडवर्टाइजिंग में यूज़ करते हैं, तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मान लो कि एडवर्टाइजिंग का फिर हम 10 ईयर्स के लिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 8-10 साल चलेगा कोई भी चीज़, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। एक्सपेंसेस हमारा कॉग्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका देख लेते हैं कि किस में है ये। फर्स्ट का 4 और फर्स्ट का 3, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, ये रहा सी है, तो 42 का हो जाएगा हमारा सी। 43 है हमारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स आर द सेम थिंग। तो बिजनेस के इसमें अगर हम समझे तो प्रॉफिट और गेन आर द सेम थिंग, तो ये दोनों सेम होते हैं, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। एक सेकेंड, है ना, प्रॉफिट और गेन्स आर नॉट द सेम थिंग। एक मिनट, दे 44। उसके बाद 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस लॉस इन द करेक्ट मैनर। दो स्टेटमेंट दे दी, अब इसमें पूछा है कि बताइए लॉस सही से कौन से इसमें स्टेटमेंट में समझ में आ रहा है ना कि लॉस सही मायने में हुआ है। तो 44 का है हमारा कि वही पहला क्वेश्चन, मतलब पहला है स्टेटमेंट, रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू। तो क्या होता है कि बिजनेस जब हमने बिजनेस रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड, मतलब मान लो कि 1 साल के लिए हमने जो बनाते हैं हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी बैलेंस शीट वगैरह हमने स्टेटमेंट बनाई, तो उसमें क्या है कि टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं टोटल रेवेन्यू से, तो क्या ये हमारा लॉस है? हाँ, ये हमारा लॉस है। उसके बाद लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव नो बेनिफिट। फायर की वजह से लॉस हो जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा लॉस है। हाँ, तो ये भी लॉस है हमारा। इसका मतलब इसका हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। When purchase goods are returned to the supplier, these returns are termed as। जब हमारे जो गुड्स हमने जो परचेज किए थे आर रिटर्न टू द सप्लायर, सप्लायर को when purchase goods are returned to supplier, these returns are termed as। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रिटर्न आउटवर्ड। एक सेकेंड, इसको बोलते हैं हम रिटर्न आउटवर्ड। उसके बाद है एक्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म, X needs further processing for converting into finished product, that is X consists of partially finished goods or semi finished good। Identify X, X को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे बढ़िया है जब हम इन्वेंट्री का भी पढ़ेंगे ना आगे, तो उसमें भी एक चीज़ आएगी पूरी, तो इसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद 47, बिल्स इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डैश रिसीव बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम दैम। तो इसमें बताना है कि बिल डैश इज एन अकाउंटिंग टर्म, तो बिल पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल या बिल्स रिसीवेबल। तो इसका हो जाएगा हमारा पहले तो रिसीवेबल हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल जो है इज एन अकाउंटिंग टर्म होती है, तो रिसीवेबल बी में भी है डी में भी है। फिर आगे पढ़ते हैं, इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन, किस पे ड्रॉ किया जाता है?
ये ड्रॉ किया जाता है हमारा डेटर्स पे, रिसीव बाय द वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम, तो इसका हो जाएगा डी। सेकेंड, ये क्या हो रहा है इसमें? 47। उसके बाद 48 है हमारा, डिस्काउंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिस्काउंट को क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं? तो डिस्काउंट हमारे हमें पता है 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं। एक तो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका मतलब ये पार्शली ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है हमारा स्टोर्स इज वन ऑफ द अकाउंटिंग टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ स्टोर्स। कह रहा है कि स्टोर जो है हमारा एक वन ऑफ द अकाउंटिंग टर्म्स में अगर हम बोलें तो यूज्ड होता है टू डिस्क्राइब सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, कुछ प्रकार के मटेरियल के लिए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्टोर का? लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट ऑफ मशीनरी, पैकिंग मटेरियल्स, तो ये सारी हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद है 50 क्वेश्चन। 50 में बोल रहा है अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स दैट्स इज कॉल्ड। तो वो पर्सन या वो एंटरप्राइज या वो बिजनेस जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने कर्जे पे कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, बैड डेटर, बोथ बी एंड सी। तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया। सो 50 क्वेश्चन तक हो गया है। अब हम सेकंड इसका टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।